औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की स्टडी में। चाहे आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हों, चाहे आप फाइनेंस पढ़ रहे हों, या इकोनॉमिक्स के कुछ एरियाज़ पे अगर आप कमांड हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये टॉपिक बड़ा इस पे ग्रिप होनी चाहिए। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर और इसका जो बेसिक रेशनाल है इस टॉपिक का, वो आपको बड़ा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो टॉपिक का नाम है जी टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात हम स्टार्ट करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले फाइनेंस का एक प्रिंसिपल है टाइम हैज़ वैल्यू। ठीक है जी, टाइम हैज़ वैल्यू। टाइम हैज़ वैल्यू से मुराद ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा और वैसे वैसे आपके पैसे की वैल्यू में तब्दीली आती रहेगी। और इसके कॉन्सेप्ट को अगर हम जनरल लाइफ में भी इम्पोज करना चाहें तो हम ये बड़ी दफ़ा सुन भी चुके हैं कि टाइम इज़ मनी। और आज हम रियली इन नंबर टर्म्स और इन फाइनेंशियल टर्म्स हम ये बात प्रूव करेंगे कि वाकई टाइम इज़ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट मैं आपको लिख के एक्सप्लेन करवाता हूँ कि ये क्या है। कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की डेफिनेशन क्या है कि अ रुपी टुडे इज़ नॉट वर्थ द सेम एज अ रुपी टुमारो। ठीक है, टुडे मीन्स नाउ, ठीक है, या प्रेजेंट, ठीक है। और टुमारो मीन्स लेटर डेट, लेटर टाइम, कोई भी टाइम हो सकता है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। आज के अलावा फ्यूचर का कोई भी टाइम होगा, लेटर टाइम और फ्यूचर। तो हम ये कह सकते हैं कि एक रुपी आज है, आपके पास है, वो रुपी बराबर नहीं है 1 रुपी आने वाले साल के। इसकी मिसाल ऐसे आप ले सकते हैं, अभी हम फाइनेंशियली भी इसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपके पास आज 100 रुपीज़ हैं और आपके पास एक ऑप्शन ये है कि 1 साल बाद 100 रुपीज़ हों, तो ये दोनों 100 रुपीज़ बराबर नहीं है क्योंकि इनका टाइम फैक्टर डिफरेंट हो गया। इसमें से जो बेहतर 100 रुपीज़ हैं वो 100 रुपीज़ हैं जो आपके पास अभी है। जैसे आप एक समझते हैं कि एक फेमस सेइंग भी है कि अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन 2 इन द बुश। और इसका सेम वही कॉन्सेप्ट है कि इसका रैशनल क्या है, कि ऐसा क्यों है कि अ रुपी टुडे इज़ नॉट वर्थ द सेम एज अ रुपी टुमारो। इसका इसका जो रैशनल है वो ये है कि एज टाइम पासिस रुपी लूजेस इट्स वर्थ। ठीक है, रुपी लूजेस इट्स वर्थ, उसकी अपनी वो वर्थ लूज कर देता है। ठीक है, रुपी लूजेस इट्स वर्थ। एक तो इसका रैशनल ये है ड्यू टू इन्फ्लेशन। इसे मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास आज 100 रुपीज़ हैं और वो आज उन 100 रुपीज़ से किसी प्रोडक्ट के 10 यूनिट बाय कर सकता है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि 1 साल बाद 100 रुपीज़ भी वो 10 यूनिट ही बाय कर सके। क्योंकि देखिए ना, एक इन्फ्लेशन का फैक्टर भी होगा जो आप जैसे जैसे टाइम गुजरता है महंगाई होती रहती है और मनी अपनी वर्थ को लूज़ करती रहती है। दूसरा जो फैक्टर है जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर बहुत एक वाइटल रोल प्ले करता है, वो है
कि a rupee today is better because it can be invested to earn more। देखिए, आपके पास अगर आज रुपए हैं, आपके पास आज पैसे हैं, तो वो फ्यूचर वाले पैसों से इसलिए बेहतर है, यानी फ्यूचर वाले इक्वल पैसों से। मिसाल के तौर पे मैं इसको अगर बड़ी एग्जांपल, सिंप्लीफाइड एग्जांपल होंगे, 100 रुपीज़ जनवरी 1 2020 इज़ नॉट इक्वल टू, इसका मैं एक साइन यहाँ पे इस सिंबल में होता है, इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है जी, रुपीज़ 100 दिसंबर 31 2020। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, ये नॉट इक्वल टू का साइन मैंने बीच में लगाया, ऐसा इसलिए है कि जो आज आपके पास 100 रुपीज़ हैं, ठीक है, वो अगर आपके पास अभी हैं तो आप उन 100 रुपीज़ को एक साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल रेट ऑफ रिटर्न 10% है तो एक साल बाद ये 100 रुपीज़ ग्रो होके 110 हो जाएंगे, क्योंकि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है या आपने जिसमें भी इन्वेस्टमेंट की है। तो आप कहेंगे कि आज के, यानी अगर हम एज्यूमिंग, अभी मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, मैंने कोई डेफिनेशन टेक्निकल नहीं बताई, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया, मैं आपको बेसिक अभी चीज़ों पे ना लेके चल रहा हूँ। एज्यूमिंग 10% रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है जी, तो क्या होगा? तो ये होगा जी कि आपके जो 100 रुपीज़ आज हैं वो बराबर होंगे 110 रुपये के आने वाले एक साल के बाद। अब आप कहेंगे कि अब ये इक्वेशन बराबर है, इस मीन के देखें टाइम की वजह से क्या हुआ कि जो 110 रुपये थे, अब मुझे आप अब ये दोनों मेरे लिए ऑप्शन बराबर हैं। यानी अब कोई मुझे ये कहे, अगर यहाँ पे मुझे कोई कहता कि सर आप आज 100 रुपीज़ ले लें या एक साल बाद 100 रुपीज़ ले लें, तो आपके लिए बेटर क्या है? आप कहेंगे सर मेरे लिए बेटर 100 रुपीज़ ही है, क्योंकि मैं उसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं उससे अपनी कोई ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ, मैं उससे कोई अपनी और एक्सपेंडिचर में खर्च कर सकता हूँ, मैं उसको सेव करके अपने पास रख सकता हूँ, मैं उसको किसी नागहानी इवेंट के लिए अपने पास रख सकता हूँ, जब चाहे मैं उसे खर्च कर सकता हूँ। ये तमाम बेनिफिट मुझे आज के रुपए होल्ड करने से मिलेंगे। लेकिन अगर आप वो जो बेनिफिट मुझे रिसीव होना है 10%, वो उसमें बिल्ड कर दें, हाँ, अब मेरे लिए ये दोनों ऑप्शन बराबर हो गए। अब आप चाहे मुझे 100 रुपीज़ आज दे दें या 110 रुपये मुझे एक साल बाद दे दें, अब ये दोनों ऑप्शन मेरे लिए बराबर है। अब देखिए ना, अब साइन का फ़र्क हो गया, ये दोनों बराबर नहीं थे। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ये है, अब इसका बेसिक डेफिनेशन ये समझ लीजिए कि अ रुपी टुडे इज़ नॉट इक्वल टू द सेम रुपी इन टुमारो। हाँ, क्यों? कि आज के रुपए को आप इन्वेस्ट करके ग्रो करवा सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं जी। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये 100 रुपीज़ आज बराबर नहीं है 100 रुपीज़ फ्यूचर वाले टाइम के। अब ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लिटरेचर है, या टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स एंड फार्मूले हैं जो कि हमें समझने पड़ेंगे, और उनके बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है वो हमें अब डिस्कस करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ये चीज़ रियलाइज़ कर चुके हैं कि देयर आर 2 पॉइंट्स इन टाइम्स, ठीक है, 2 पॉइंट इन टाइम हैं जो कि आप रियलाइज़ कर रहे हैं। एक पॉइंट इन टाइम है जो कि आज का है, यानी नाउ का है, इसको मैं कंसिडर कर लूँ, इसको मैं लिख भी लेता हूँ, ये नाउ का टाइम पीरियड है, ठीक है, इट इज़ नाउ। और एक जो है वो जो टाइम पीरियड है वो लेटर का टाइम पीरियड है। कोई भी डेट आप अज्यूम कर लें, मैं डेट भी यहाँ पे डाल लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। ये जनवरी 1 कर लें,
2020 कर लें जैसे मैंने रखा था, और ये आप रख लें, इस टाइम को रख लें दिसंबर 31 2020 रख लें। ठीक है जी, ये 2 डेट्स मैंने डाल दी हैं। अच्छा, अब बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये, क्योंकि मैं अक्सर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। देयर आर टू टर्मिनोलॉजीज। एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग, और एक टर्मिनोलॉजी कहते हैं उसको हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। कंपाउंडिंग से मुराद होता है टू इंक्रीज। अगर इसकी मैं टेक्निकल डेफिनेशन में जाऊं ना, तो कंपाउंडिंग मीन्स टू इंक्रीज, और डिस्काउंटिंग इसका रिवर्स है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, टू डिक्रीज। ठीक है जी। अच्छा, एक आज की वैल्यू है, उसको किसी फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसमें कुछ चीज़ बिल्ड करनी पड़ेगी, कोई चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। इस प्रोसेस को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। आज की वैल्यू में टाइम का इम्पैक्ट ऐड कर देना कंपाउंडिंग कहलाता है, और ये कंपाउंडिंग फैक्टर के थ्रू होगा। कंपाउंडिंग फैक्टर क्या है, अभी हम आगे जाके बिल्कुल देखते हैं, उसके फार्मूले हमने देखने हैं कि कंपाउंडिंग फैक्टर क्या है। दोबारा सुन लें, आज की वैल्यू को बढ़ा के, इंक्रीज करके किसी फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट कर देने को हम कंपाउंडिंग प्रोसेस कहते हैं। और कोई फ्यूचर की वैल्यू आपके पास है, चूँकि वो उसमें टाइम का फैक्टर बिल्ड हो चुका हुआ है, तो उस टाइम के फैक्टर को रिड्यूस करके वापस उसको आज की डेट वाली वैल्यू पे कन्वर्ट करने को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग, यानी टू रिड्यूस या टू डिक्रीज। तो दोबारा समझ ले जी, प्रेजेंट वैल्यू को कन्वर्ट करना है फ्यूचर वैल्यू में, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, और फ्यूचर वैल्यू को वापस प्रेजेंट में लेके आना है, दैट इज डिस्काउंटिंग। इसकी मिसाल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे दी थी कि जो 100 रुपीज था, सॉरी, जो 100 रुपीज था, यहां पे लिखते हैं इसको इस जगह, ये आज की डेट पे था, और ₹110 ये किसी फ्यूचर डेट का था। तो 100 रुपीज को 110 में कन्वर्ट करने का प्रोसेस कंपाउंडिंग है, और 110 रुपीज को वापस 100 रुपए में कन्वर्ट करने का प्रोसेस डिस्काउंटिंग है। अब देखिए, इस पूरे प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन में, यानी बैक इनटू दिस एंड वापस इसको लाने में बहुत सारे एलिमेंट्स कार फरमा हैं। सबसे पहले हमें रेट चाहिए, रेट हमें चाहिए, वो कंपाउंडिंग रेट भी होगा, वो डिस्काउंटिंग रेट भी हो सकता है। अगर हमने कंपाउंडिंग करनी तो हमें कंपाउंडिंग रेट चाहिए, डिस्काउंटिंग करनी तो हमें डिस्काउंटिंग रेट चाहिए। दूसरा, कितने ईयर्स के लिए हमें डिस्काउंट करना है, कितने ईयर के लिए हमें कंपाउंड करना है, वो ईयर्स भी हमें चाहिए। यानी आज की वैल्यू को किसी फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो कितने साल के बाद करना है जी। जैसे यहाँ पे 1 साल है, अगर यहाँ पे 2 साल होता, 3 साल होता, 4 साल होता, 5 साल होता, तो वो हमें 5 साल पे करना पड़ता। तो ये भी हमें देखना है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस जो है, एक तो रेट की है और एक ईयर्स की है। इसी रेट और ईयर से मिला के हम कंपाउंडिंग फैक्टर कंप्यूट करेंगे। वी कंप्यूट कंपाउंडिंग फैक्टर, और उस फैक्टर को हम प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट हो जाएगी। और यहाँ पे हम डिस्काउंटिंग फैक्टर मालूम करेंगे जब हमने डिस्काउंटिंग करनी होगी, और उस डिस्काउंटिंग फैक्टर को हम फ्यूचर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाने से पर वैल्यू में इजाफा होता है, तो कंपाउंडिंग फैक्टर इज ऑलवेज या इज ग्रेटर देन 1। ठीक है जी।
भाई देखिए ना, एक चीज़ को आपने बढ़ाना है तो वो उस फैक्टर को 1 से बड़ा होना चाहिए, और डिस्काउंटिंग फैक्टर इज लेस देन 1, ये 1 से छोटा होगा, क्योंकि एक बढ़ी हुई वैल्यू को आपने वापस छोटा करना है। तो कंपाउंडिंग फैक्टर क्या है, हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1.1, जैसे इस केस में 1.1 होगा, क्योंकि 100 को 1.1 से मल्टीप्लाई किया तो 110 आया ना। ये अब कैसे कैलकुलेट किया ये आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कंपाउंडिंग फैक्टर हमेशा 1 से बड़ा होगा और डिस्काउंटिंग फैक्टर हमेशा 1 से छोटा होगा। ये कुछ कॉन्सेप्ट आप जहन में रखें। अब हम इससे आगे चलते हैं और आगे इसको फर्दर हम एक्सप्लेन करते हैं डिटेल से जाके। जी क्लास, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो इसी कंसेप्ट की फर्दर एलेबोरेशन है। वो क्या है जी, कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं टाइम 1 की है, आपके पास 5 साल का पीरियड है। तो अब देखें, ये जो आपके पास ये टाइम 0 है, और फाइनेंस के अंदर हम टाइम 0 को कहते हैं नाउ। 1 मीन्स के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद और 5 साल बाद। अगर हमने आज की बात करनी होती है तो हम टाइम 0 कहते हैं इसको। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात थी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब देखें, ये पेमेंट आज हम पे कर रहे हैं, ये नेगेटिव कैश फ्लो है, ये आज हम पे कर रहे हैं, ये हमें 1 साल बाद रिसीव होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है, 2 साल बाद रिसीव होगा। ये पॉजिटिव है, ये 3 साल बाद रिसीव होगा। ये पॉजिटिव है, ये 4 साल बाद होगा। ये 5 साल बाद होगा। अब देखिए, अगर हमने इन तमाम वैल्यूज़ को किसी फ्यूचर वैल्यू टाइम पे कन्वर्ट करना है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, और हमने इन तमाम वैल्यूज़ को वापस आज की डेट पे लेके आना है, तो ये कहलाएगा डिस्काउंटिंग। तो समझाने का मतलब सिर्फ ये था कि डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग दो कॉन्सेप्ट हैं, और इसको हम कहते हैं टाइम लाइन। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे, जब आप आगे इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर कोई टॉपिक कभी डिस्कस करेंगे, तो कैपिटल बजटिंग का एक टॉपिक आपने कहीं फर्दर स्टडीज़ में ज़रूर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो कैपिटल बजटिंग के अंदर हम टाइम लाइन बनाते हैं, जिसमें हम टाइम 0 पे इन्वेस्टमेंट को रिपोर्ट करते हैं, और टाइम 1 से ऑनवर्ड्स हम उसके कैश इनफ्लोज को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है जहाँ पे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग फैक्टर को इनकॉर्पोरेट करते हैं। अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपसे डिस्कस करनी है कि देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, कंपाउंडिंग एंड डिस्काउंटिंग। ये हमने देख लिया। अब देखिए होता क्या है। मैंने आपसे अर्ज़ की कि डिस्काउंटिंग या कंपाउंडिंग करने के लिए एक फैक्टर कंप्यूट किया जाता है, जिसको हम डिस्काउंटिंग फैक्टर या कंपाउंडिंग फैक्टर कहते हैं। कंपाउंडिंग फैक्टर 1 से बड़ा होगा जो वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 से छोटा होगा जो वैल्यू को डिक्रीज़ करेगा। अब मिसाल के तौर पे, और दूसरा फैक्टर मैंने कहा था कि आपके पास नंबर ऑफ टाइम, यानी नंबर ऑफ ईयर्स होंगे या पीरियड्स होंगे जो आपके होने चाहिए। एक रेट होगा और एक पीरियड्स होंगे। दो कॉन्सेप्ट आपके फैक्टर को कंप्यूट करते हैं। अच्छा, अब देखिए कि हमारे पास अगर $1 है और इसको हमने कंपाउंड करना है, तो अगर हमारा रेट, जितना हमारा रेट बढ़ता चला जाएगा, ये वैल्यू उतनी इंक्रीज होती चली जाएगी एज द टाइम इंक्रीजेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा पास 0% का रेट है, तो इट मीन्स कि $1 किसी भी टाइम पीरियड पे $1 ही रहेगा, क्योंकि हमने कोई इसको कंपाउंड नहीं किया, क्योंकि हमारा रेट 0 है। लेकिन हमने 5 का अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर, कंपाउंडिंग फैक्टर लिया है, तो ये देखें वैल्यू तकरीबन 20-22 साल के बाद ये 5 गुना हो गई है। अगर हमारा 10% रेट होगा तो ये 10 गुना हो जाएगी। अगर हमारा 15% रेट होगा तो ये 15 गुना हो जाएगी। और अगर हमारा 20% रेट होगा तो ये 30 गुना हो जाएगी। देखिए, ये 30 तक चली गई है। तो कंपाउंडिंग फैक्टर से में जो पावर है, जितना रेट बढ़ेगा उतनी फ्यूचर वैल्यू इंक्रीज होगी। ये फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। आज की वैल्यू को कंपाउंड करके हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं। लिहाजा जितना बड़ा रेट होगा उतना बड़ा वैल्यू फ्यूचर में कंप्यूट होगी। अब इसके रिवर्स आ जाए, डिस्काउंटिंग फैक्टर में क्या होगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर में हम वैल्यू को रिड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है, वैल्यू कम हो रही होती है। तो जितना ज़्यादा बड़ा रेट होगा उतनी तेज़ी से वैल्यू रिड्यूस होगी। देखिए,
अगर 0% रेट है तो कोई वैल्यू रिड्यूस नहीं हुई, क्योंकि 1 कोई रिडक्शन है ही नहीं। 5% पे वैल्यू रिड्यूस हो रही है लेकिन ज़रा फ्लैटर है। लेकिन देखें ये जैसे जैसे ये जो लास्ट 20% है, 20% पे बहुत स्विफ्टली ये रेट रिड्यूस होकर गिर गया, एकदम ही गिर गया। तो ये है जी पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड पावर ऑफ डिस्काउंटिंग के जैसे जैसे आप डिस्काउंट रेट या कंपाउंड रेट को बढ़ाते रहेंगे, जो कंपाउंडिंग या डिस्काउंटिंग की पावर है उसमें इजाफा होता रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बहुत क्रिटिकल हैं जी, इनको आपने जहन रखना है। टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट, डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट, कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट, और ये जो वैल्यूज़ मैंने आपसे, ये जो डेफिनेशन में डिस्कस की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।